डीएनए जनता से जुड़ा हुआ शो है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसे विश्लेषण करें जो आपसे रिलेटेड हो। आज हम आपके लिए ऐसा ही एक और विश्लेषण लेकर आए हैं, इसीलिए आप इस विश्लेषण को परिवार के साथ बैठकर देखिए। आपने अक्सर प्राइवेट अस्पतालों में देखा होगा, मरीज को देखते ही डॉक्टर बोलते हैं मरीज की हालत गंभीर है और उसे आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट करना पड़ेगा। आईसीयू का नाम सुनते ही मरीज के परिजनों की टेंशन बढ़ जाती है। मरीज के परिजनों के परेशान होने की आमतौर पर दो वजह होती हैं। एक, मरीज आईसीयू में है यानी तबीयत ज्यादा खराब है, और दूसरी टेंशन होती है अस्पताल का मोटा बिल। मरीज के ठीक होने से पहले ही मरीज के परिजनों को लंबा चौड़ा बिल पकड़ा दिया जाता है। इन 5 स्टार अस्पतालों में एक दिन का किराया हजारों से लाखों में पहुंच जाता है। लेकिन अब अस्पतालों के आईसीयू में भर्ती किए जाने को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस तैयार की हैं। मरीज आईसीयू में रहेगा या नहीं, यह फैसला अब आप खुद ले सकते हैं। सरकार ने गाइडलाइंस बनाकर तय कर दिया है कि किसी मरीज को आईसीयू में एडमिट करने का सही आधार क्या होना चाहिए। गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर मरीज का कोई अंग फेल हो चुका है तो उसे आईसीयू में एडमिट किया जा सकता है। ऐसी आशंका है कि मरीज की मेडिकल हालत बिगड़ने वाली है, मरीज पूरी तरह होश में नहीं है, तो भी डॉक्टर्स मरीज को आईसीयू में भर्ती कर सकते हैं। मरीज का ब्लड प्रेशर, पल्स और हार्ट रेट बहुत असामान्य है, मरीज को सांस नहीं आ रही और उसे ऑक्सीजन वेंटिलेटर की जरूरत है। मरीज को हर मिनट मॉनिटरिंग की जरूरत है। मरीज की कोई बड़ी सर्जरी हुई है या सर्जरी के दौरान कोई दिक्कत हो गई है। बड़ी सर्जरी जैसे पेट की बड़ी सर्जरी, गले या हार्ट की बड़ी सर्जरी, एक्सीडेंट या ब्रेन इंजरी, इन आधार पर मरीज को आईसीयू में एडमिट किया जा सकता है। कौन से मरीजों को शिफ्ट करना है, इस पे तो जानकारी डॉक्टरों को है अच्छा खासा कि सांस फूल गया या कोमा हो गया या कोई ऑर्गन फेलियर हो गई है, किसी अंग का फेलियर हो गया, या कोई अनुमान है कि ये फेल होने वाला है, ठीक है, एंटिसिपेशन ऑफ फेलियर। सो ब्रॉडली ये है, या कोई बहुत जटिल सर्जरी हुई है या कोई सर्जरी के अंतर्गत हमें लगता है कि कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, तो भी हम रख सकते हैं कि मॉनिटरिंग के लिए जब कड़ी नज़र की निगरानी की ज़रूरत है तो हम करते हैं। हमने आपको उन आधार के बारे में बताया जिसको लेकर डॉक्टर्स मरीज को भर्ती कर सकते हैं। आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि किस मरीज को आईसीयू में भर्ती नहीं किया जा सकता। सरकार ने इसको लेकर भी गाइडलाइंस में बताया है। अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। मरीज का परिवार आईसीयू में मरीज को भर्ती करने से मना कर दे तो डॉक्टर्स मरीज को भर्ती नहीं कर सकते। ऐसे मरीज जिनके बचने की कम उम्मीद है और मेडिकल तौर पर उनके इलाज में कोई फायदा संभव ना हो तो भी मरीज को आईसीयू में भर्ती नहीं किया जा सकता। अगर आपदा की स्थिति हो और बेड सीमित हो तो प्राथमिकता के आधार पर आईसीयू एडमिशंस मिले। इन गाइडलाइंस को 24 एक्सपर्ट्स की टीम ने मिलकर तैयार किया है। देश के जाने माने क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर आर.के. मनी भी उस टीम में है जिन्होंने ये गाइडलाइंस को तैयार किया है। जी मीडिया के कैमरे पर डिटेल में बताया है कि किस मरीज को आईसीयू में भर्ती नहीं किया जा सकता। आपने जो गाइडलाइंस तैयार की हैं डॉक्टर साहब, उसमें ये भी है कि किसको नहीं एडमिट करना है, वो लोगों को बताइए जरा। किसको नहीं एडमिट करना, मैंने अभी जो बताया उसी पे आधारित है कि हमें सोच समझ के डिसीजन लेना है। कई बार हम क्योंकि मरीज सिक है, इल है करके हम एडमिट करते हैं, नहीं, उसकी कई बार वो एडवांस कैंसर होता है और ऐसे भी और कंडीशंस हैं जिसमें कोई होप नहीं होता। ये समझा के, फैमिलीज़ को समझा के एक शेयर्ड डिसीजन जिसको कहते हैं, एक मिलजुल कर एक इसका फ़ायदा नुकसान का चर्चा हो, वार्तालाप हो, उसके बाद डिसाइड हो। और इसको हम इन्फॉर्म्ड रिफ्यूज़ल भी कहते हैं, जब पूरी बात खुलती है फैमिलीज़ के साथ। कई फैमिलीज़ कहते हैं हमें नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, ये हमारे ऊपर, हमारे मरीज़ के ऊपर ये
अत्यधिक बर्डन होगा, उनको वेंटिलेटर पे डालना फॉर इंस्टेंस, ये फिर उचित नहीं लगता। तो जैसे ऐसे ये समझ आ जाती है एक दूसरे की, फिर उसके बाद हम सोचते हैं इनके लिए उचित उपाय क्या है। ये वेंटिलेटर तो नहीं है, फिर हम ये इनको जो एंड ऑफ लाइफ की जो उसके उचित जो ट्रीटमेंट है वो हमें करना है, वो उसके लिए आईसीयू की जरूरत नहीं है। आमतौर पर मरीज के परिजनों की यह शिकायत होती है कि उनके मरीज को कई दिनों तक आईसीयू में भर्ती रखा गया, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। किसी की यह शिकायत होती है कि मरीज को जरूरत पड़ने पर भी आईसीयू बेड्स नहीं मिले। कई बार तो अस्पतालों में मारपीट की नौबत तक आ जाती है। ऐसा ही एक मामला जब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या हमारे देश में आईसीयू एडमिशन को लेकर कोई दिशा निर्देश हैं या नहीं। 2016 में आए इस निर्देश के लगभग 8 सालों के बाद आईसीयू में भर्ती किए जाने को लेकर गाइडलाइंस तैयार हुई हैं। वर्ष 2014 में कोलकाता में एक मरीज को जरूरत होने पर अस्पताल के आईसीयू में बेड नहीं मिला था। गंभीर हालत में अस्पताल आई इस महिला मरीज की मौत हो गई थी। इसके बाद महिला मरीज के परिजनों ने कोर्ट का रुख किया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि आईसीयू एडमिशन को लेकर क्या कोई दिशा निर्देश हैं या नहीं। वर्ष 2014 से चल रहे इस केस की वजह से ही अब सरकार को आईसीयू गाइडलाइंस बनानी पड़ी। 2014 से ये मैटर चल रहा है। एक पेशेंट सिंपली प्रेगनेंट रिलेटेड इशू में कल्याणी दैट इज वेस्ट बंगाल में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में आई एंड देन उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया एंड विद इन फ्यू आवर्स वो उनका डेथ हो जाता है। हमारा ये कहना है कि जो उनका जो लिवर फंक्शन टेस्ट है वो नहीं हुआ था। अगर लिवर फंक्शन टेस्ट के बाद ही पता चल जाता कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है कि सडन हेल्थ डिटेरिएशन क्यों हुआ है, तो उसी हिसाब से देखा जाए कि अगर एलएफटी हो जाता तो इन दैट केस और उसके बाद उनको आईसीयू में या सीसीयू में एडमिट करना होता ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट उनका हो जाए, प्रॉपर इलाज हो जाए। तो इसी सिलसिले में जब उसका डेथ हो गया है तब पार्टी में क्लाइंट पार्टी ने हमने बताया कि दे आर एग्रीड, तो इसीलिए हमने एक कंज्यूमर केस फाइल किया था नेशनल कंज्यूमर कमीशन डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन में न्यू दिल्ली में। तो इन दैट रिस्पेक्ट 17/8/2016 के ऑर्डर पे ही सुप्रीम कोर्ट में एज मेनी एज 40 स्टेट को इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस इशू किया कि आप बताइए कि आपका गाइडलाइंस क्या है, स्टेट गाइडलाइंस क्या है, एंड यूनियन ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी किए थे कि आपका सेंट्रल एक्ट में आपका क्या स्टेप लिया हुआ है। तो ऐसा ऐसा कर करके 16 से लेके ऑलमोस्ट 23 तक आ गए, 7 साल हो गया। ये सच्चाई है कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल जैसे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूले जाते हैं। इसके बाद भी मरीज के ठीक होने की ना तो कोई गारंटी होती है और ना वारंटी, यानी जीरो जिम्मेदारी। अब हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के पास कुल 20 लाख बेड्स हैं। इनमें से आईसीयू बेड्स की संख्या केवल 1,25,000 के आसपास है। अप्रैल 2023 में CGHS यानी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने आईसीयू का अधिकतम रेट 5,400 रुपए तय किया था। इस रेट में कमरे का किराया और डॉक्टर्स की फीस शामिल है। लेकिन आम आदमी के लिए भारत में एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू बेड का औसत खर्च 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख रोज का होता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 48% से ज्यादा लोगों को इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है। निजी अस्पताल किस तरह से लूटते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। एक मामूली बीमारी में भी मरीज से कई तरह की जांच करवाई जाती है। हो सकता है इस तरह की जांच आपसे भी करवाई हो। मरीज को इस तरह से डराया जाता है कि पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। उन्हें एहसास कराया जाता है कि अगर जल्द इलाज नहीं करवाया तो बहुत देर हो जाएगी। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA ने वर्ष 2022 में एक स्टडी की थी। इस स्टडी में बताया गया था कि कैसे
3, 4 और 5 स्टार होटलों से भी महंगी कीमत पर कमरे देकर बाजार भाव से कई गुना ज्यादा कीमत पर टेस्ट करके और महंगी दवाओं के जरिए मरीजों से लाखों रुपए की उगाही की जाती है। एनपीपीए की इस रिपोर्ट के मुताबिक कई प्राइवेट अस्पताल एमआरपी से ज्यादा पर दवाओं, सिरिंज और दूसरे मेडिकल उपकरणों को बेचकर उस पर 1200 से 1700% का मुनाफा कमाते हैं। इस रिपोर्ट से पता चला था कि मरीज के बिल में एक ग्लव की कीमत करीब 10 रुपए रखी गई है, जबकि अस्पताल ने इस ग्लव को महज 1.5 रुपए में खरीदा। एक अस्पताल ने ऑपरेशन के दौरान 1200 ग्लव्स यूज होने की बात कहते हुए एक मरीज से 11,400 रुपए वसूल लिए। ऐसे ही एक अस्पताल ने ब्लड चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कैनुला को 2 रुपए में खरीदकर मरीजों से करीब 1500 रुपए इसके लिए वसूले। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में जहां एमआरआई के लिए सामान्य डायग्नोस्टिक सेंटर महज 2000 रुपए वसूलते हैं, वहीं एक प्राइवेट अस्पताल में प्रति एमआरआई मरीज से 10,000 रुपए ले लेते हैं। ऑपरेशन के दौरान मेडिसिन, इंजेक्शन, मास्क, ग्लव्स भी भरपूर मात्रा में मंगाए जाते हैं। उनका सही से कितना इस्तेमाल होता है वो या तो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद मेडिकल स्टाफ जानता है या भगवान। बेचारा मरीज तो एनेस्थीसिया लेकर बिस्तर पर लेटा ही रहता है। सरकार आईसीयू में भर्ती के लिए जो गाइडलाइंस लाई है वो समस्या का कितना हल कर पाएगी ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मरीज के परिवार को नई गाइडलाइन से कुछ ताकत जरूर मिली है। हालांकि इस तरह के मामलों में सबसे जरूरी है आम लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी होना, जिससे वो इस नियम का लाभ उठा सके।